सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना जो जितना मैंने करवाया था वो हमारे पास कहाँ तक था भाई, पेज नंबर हम 6 पे चल रहे थे। तो मैंने जो जो बातें बताई थी वो एक बार हल्का सा रिवाइज करा रहा हूँ कि मैंने तुम्हें क्या क्या बातें बताई थी, ठीक है। सबसे पहली बात जो हमारे पास थी ना भाई वो क्या था, कि मैंने तुम्हें ये बताया था कि पूरी दुनिया कितने भाग में बट गई थी भाई, 2 भाग में बटी थी, ठीक है। क्या क्या नाम था, एक था पश्चिमी, ठीक है, पश्चिमी संगठन में था, और दूसरा क्या था, पूर्वी। पश्चिमी किसका था, अमेरिका का, उसका नाम क्या था, नाटो। बस में आ रही है। पश्चिमी किसका था, देखो एक था देखो यूरोप के 2 भाग हुए थे, यूरोप के जो 2 भाग थे उसमें से जो पश्चिमी यूरोप है, ठीक है, उस पे अमेरिका ने कब्जा किया था, ठीक है। अमेरिका ने जो कब्जा किया उसका नाम क्या रखा उसने, नाटो, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास जो पूर्वी यूरोप था, ठीक है, पूर्वी यूरोप का क्या नाम था भाई, जो पूर्वी यूरोप है उसका नाम क्या था हमारे पास, जो पूर्वी यूरोप है उसका नाम हमारे पास था वारसा संधि, ठीक है। भाई सुनो, वारसा संधि को हम और क्या बोलते हैं, वारसा पैक्ट, क्या बोलते हैं, वारसा पैक्ट। इसको किसने बनाया था भाई, सोवियत संघ ने। बातें तो लग रही है ना। अब सुनो भाई, मैं तुम्हें कुछ कुछ बातें बता रहा हूँ। एक बार ना तुम्हें ऊपर मैप दिख रहा होगा, दिख रहा है मैप, तुम यहाँ देखो। भाई आधा मैप इस पेज पे, आधा मैप उस पेज पे होगा, ठीक है। अब सुनो, तुम्हें ना सबसे पहले तुम्हें यहाँ दिख रहा है, देखो ये जो पीले कलर का जितना है ना, जितना भी पीले कलर का दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, जो भी तुम्हारे पास पीले पीले कलर का है ना भाई, ये सारा पता क्या तुम्हारे पास, ऊपर देखो, जितना तुम्हारे पास पीले रंग का है भाई, ये सारा का सारा क्या, नाटो के सदस्य है। किसके भाई, नाटो के। ये बातें पता लग रही क्या बता रहा हूँ मैं, जितना हमारे पास पीला हो किसके, नाटो के सदस्य है, ठीक है। उसके बाद जो अगला मेरे पास है, जो ये रेड रेड कलर का है, ठीक है, वो मेरे पास किसका है भाई, वो मेरे पास वो है वार्सा पैक्ट सदस्य, इसको हम क्या बोलते हैं, सोवियत संघ का है, ठीक है। और ये है अगला मेरे पास अन्य कम्युनिस्ट देश। और जितने ये जो हरे हरे दिख रहे हैं ना, ये हरे हरे वो सारे के सारे देश हैं जिन्होंने एक अपनी अलग पार्टी बना ली थी, वो दोनों में से किसी में नहीं जुड़े, अलग जुड़ गए। अगला मेरे पास है ये जो ग्रे कलर का दिख रहा है भाई, ग्रे कलर का वो है जो किसी में नहीं जुड़े थे, अन्य देश है। अच्छा, ये जो अन्य देश थे किस में जुड़े थे बाद में जाके, अन्य जो देश थे किस में जुड़े थे बाद में जाके, गुट निरपेक्ष आंदोलन। बातें पता लग रही है ना, ठीक है। अब सुनो, तो भाई ये सारी बातें तो लगी पहले। अब सुनो भाई, जो येलो वाला है ना, येलो को पहली दुनिया बोलेंगे भाई। येलो कौन सा था, येलो को क्या है मेरे पास, येलो मेरे पास नाटो अमेरिका है, तो अमेरिका को पहली दुनिया बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा जो मेरे पास दूसरी दुनिया किसे बोलते हैं, रेड वाला कौन है, सोवियत संघ। दूसरी दुनिया किसे बोलेंगे, दूसरी दुनिया किसे बोलेंगे, सोवियत संघ को। और तीसरी दुनिया जो मेरे पास अन्य कम्युनिस्ट पार्टी है। बातें पता लग रही है ना, इन बातों को ध्यान रख के चलना, ठीक है। ये वर्ड बीच बीच में आएंगे इसीलिए बता रहा हूँ। सुनो भाई, तो अब ना हम यहाँ से दोबारा शुरू करते हैं एक बार। हम कह रहे कि शीत युद्ध के दौरान अंतरराष्ट्रीय संगठन, कह रहे गठबंधनों का निर्धारण महाशक्तियों की जरूरतों और और छोटे देशों को लाभ हानि के गणित से होता था। भाई देखो यहाँ पे कह रहे कि शीत युद्ध के दौरान जो भी अंतरराष्ट्रीय गठबंधन है, मतलब कि भाई जब जब हमारा शीत युद्ध चल रहा था ना उस टाइम, या तो जो भी अंतरराष्ट्रीय गठबंधन होते हैं, मतलब कि पूरे पूरे देश में जो एक देश किसी दूसरे देश के साथ जुड़ता है ना, वो कैसे डिसाइड करता था कि मैं कौन से देश के साथ जाके जुड़ जाऊं। दो बड़े बड़े ग्रुप है ना, एक मेरे पास क्या था, नाटो, दूसरा क्या है, वार्सा संधि। अच्छा, वार्सा संधि को और क्या बोलते हैं, वो उसका नाम है वार्सा पैक्ट बोलते हैं, ठीक है। वार्सा संधि को और क्या बोलते हैं, वार्सा पैक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब सुनो भाई, तो यहाँ पे मेरे पास है, कह रहे कि शीत युद्ध के दौरान अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों का निर्धारण महाशक्तियों की जरूरतों, देखो भाई महाशक्ति की क्या क्या जरूरत थी वो, ठीक है, और छोटे देशों के लाभ हानि के गणित से होता था। भाई हम ना उस टाइम, मतलब कि उस टाइम जो भी देश थे ना, वो सारे के सारे ये देखते थे कि भाई हमारा फायदा क्या है इसमें। अगर मान के चलो कि मान लो, चलो मैं कोई सा देश है, मैं बोल रहा हूँ कि ये देश इसके साथ जुड़ना चाहता है, तो सबसे पहले क्या देखेगा कि फायदा क्या है उसका। बिना फायदे का कोई जुड़ेगा क्या किसी के साथ, नहीं जुड़ेगा, सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है, ठीक है। कह रहे कि जैसा कि ऊपर बताया गया है कि महाशक्तियों के बीच तानातानी मुख्य मतलब कि जो हमारे पास अखाड़ा यूरोप बना, ठीक है भाई। हमारा अखाड़ा, अच्छा अखाड़ा समझ दो क्या होता है, यूरोप देखो, अखाड़ा मतलब है दोनों जहां पे लड़ाई करेंगे। कौन सा यूरोप बना ना, देखो पश्चिमी यूरोप किसका था, पश्चिमी यूरोप अमेरिका, और पूर्वी यूरोप सोवियत संघ का। ये बातें पता लग रही है। अब सुनो, तो मेरे पास क्या है भाई, यहाँ पे कह रहे हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया कि महाशक्तियों के बीच तानातानी का मुख्य मतलब कि मुख्य अखाड़ा रूप, मतलब कि जो हमारे पास है यूरोप का एक मुख्य अखाड़ा बना था, ठीक है। मुख्य अखाड़ा कौन मतलब यूरोप बना। बातें तो लगी, पश्चिमी यूरोप पूर्वी यूरोप बट गया था। फिर
कह रहे कुछ एक, भाई कुछ एक का मतलब है कुछ एक मसलों में यह भी हुआ कि महाशक्तियों ने अपने अपने गुट में शामिल करने के लिए कुछ देशों पर अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। भाई यहाँ सुनो, यहाँ पे मैंने क्या बताया भाई, देखो कुछ मामलों में ऐसा हुआ, यहाँ से कह रहे कुछ एक मामलों में ऐसा भी हुआ था। हाँ भाई, कुछ एक मामलों में ऐसा हुआ कि जो महाशक्ति है उन्होंने किसी किसी देश को अपने साथ जोड़ने के लिए क्या किया भाई, अपनी शक्ति का उपयोग किया। बातें बता रही थी, क्या बता रहा हूं मैं, ठीक है। देखो जैसे मैं तुम्हें क्या बताता, मैं तो स्टार्टिंग में कहा था कि अमेरिका और जो सोवियत संघ है वो अपने साथ देशों को जोड़ रहे हैं, ठीक है। जो देश जुड़ जा रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो देश नहीं जोड़ रहे थे क्या कर रहे थे उनके साथ, पहले लालच दे रहे थे, और लालच से नहीं माने, फिर उनको डराया धमकाया कि हम तुम्हारे पर परमाणु मिसाइल गिर देंगे तो हमारे साथ जुड़ जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ की दखलंदाजी इसका उदाहरण है। भाई देखो जो पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ की दखलंदाजी इसका एक उदाहरण है। देखो भाई पूर्वी यूरोप में क्या हुआ, पूर्व के जो मतलब कि जो यूरोप का जो पूर्वी हिस्सा था ना, वहां पे सोवियत संघ ने अपना अड्डा जमाया, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में अपने प्रभाव का इस्तेमाल, भाई क्या देखो जो सोवियत संघ ने उसने क्या किया कि जो पूर्वी यूरोप है उसमें अपने प्रभाव का इस्तेमाल, हाँ भाई अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। फिर कहेगी इस क्षेत्र उसके बाद करेगी इस क्षेत्र के देशों में सोवियत संघ की सेना की व्यापक उपस्थिति ने सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रभाव जमाया कि यूरोप का पूरा पूर्वी हिस्सा सोवियत संघ के दबदबे में रहे। देखो अब भाई पता सोवियत संघ ने पता क्या किया, सोवियत संघ ने यूरोप के पूरे पूरे पूर्वी हिस्से को, जो सोवियत संघ है उसने यूरोप के पूरे पूर्वी हिस्से पे अपने सैनिक को जमाए रखा कि भाई यहाँ पे हमारा दबदबा रहेगा। जैसे मान लो अभी तो मैं यहाँ की बात याद है, जो अभी जहाँ तालिबान वगैरह, यूक्रेन का याद है, तो यूक्रेन में क्या करता, मतलब कि यूक्रेन वाला जो है उसमें जो पुतिन है, ठीक है, कहाँ का है वो पुतिन राष्ट्रपति, कहाँ का है, रूस का है, ठीक है। तो उसने क्या कर रखा है कि जो उस जगह पे, भाई किस जगह पे हमला किया, अभी मैंने तुरंत नाम बताया, अभी क्या नाम बताया था मैंने, यूक्रेन भाई, यूक्रेन पे अपने सैनिकों का दबदबा क्या बनाए रखा जिससे वहां पे उनका राज चलता रहे। बातें तो नहीं, फिर सुनो, कह रहे कि पूर्वी और दक्षिण यूरोप कह रहे देखो पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया, देखो एक तो मेरे पास है पूर्वी और दूसरा क्या है दक्षिण पूर्व। भाई दक्षिण पूर्व का मतलब क्या होता है, देखो हमारे पास टोटल 4 दिशा होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 दिशा हो गई, ठीक है। उनके जो बीच की दिशा होती है ना, मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ, मान लो पूरब है, पश्चिम है, उत्तर दक्षिण, 4 दिशा, पूरब पश्चिम उत्तर 4 दिशा मान ली। तो मैंने बोला कि पूरब और पश्चिम, या फिर मान लो पूरब और दक्षिण, इनके जो बीच का होता है ना हम इसको बोलते हैं मतलब कि मेरे पास दक्षिण है फिर पूरब है, इनके जो बीच का है ना इसको बोलते हैं दक्षिण पूरब। बात समझ आ गई, मैं तुमसे ऐसा बोलते मैं तुमसे बोला कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। तो मतलब पूरब पश्चिम, तो इसके बीच का क्या होगा, पूरब के और पश्चिम के बीच का क्या होगा, देखो ऐसा मेरे पास मान लो, ठीक है, पूरब पश्चिम, इसके बीच में क्या होगा पूरब पश्चिम, क्या होगा इसका नाम पूरब पश्चिम, ठीक है, ये बोलते हैं इसे। तो वही कह रहा है कि पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया में अमेरिका ने गठबंधन का तरीका अपनाया। और भाई जो हमारे पास यहाँ पे देखो मतलब पूर्वी में और कहाँ पे, और दक्षिण पूर्व में, ठीक है। एक तो पूर्वी में और क्या मेरे पास जो दक्षिण पूर्व एशिया है के पश्चिम कह रही है देखो, अगर एशिया तथा पश्चिम एशिया में अमेरिका ने गठबंधन का तरीका अपनाया। बात समझ आ गई, कह रहा है इस गठबंधन कह रहे इन गठबंधन को दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन, इसको क्या बोलते हैं भाई सीटो, और केंद्रीय संगठित मतलब कि संगठन सेंटो कहा गया। भाई सुनो अब क्या हुआ, देखो सीटो और सेंटो ये क्या क्या है हमारे पास, पूर्वी और जो दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है, मेरे पास क्या पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया में ये दो चीजें मेरे पास। पहला जो मेरे पास क्या नाम है भाई, पहले का नाम है मतलब कि दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन जिसको सीटो बोला गया है, और केंद्रीय संधि संगठन इसको हम क्या बोलते हैं भाई सेंटो बोला गया है, ठीक है। ये दोनों किसके कब्जे में था, अमेरिका के कब्जे में था। बस में आगे देखो जो हमारे पास जो नाटो है ना, नाटो के अंदर दो बातें हैं, कौन कौन सा भाई, एक सीटो बनाया, दूसरा क्या बनाया उसने सैंटो बनाया, ठीक है। उसके बाद इसके जवाब में सोवियत संघ तथा साम्यवादी चीन, देखो अब ना जैसे ही अमेरिका ने इन दो संगठन को बना लिया,
अमेरिका ने जैसे ही इन दो संगठनों को बनाया, ठीक है भाई, उस टाइम पता है फिर चीन, उस टाइम चीन ने क्या किया, मतलब कि जैसे ही इसमें ये जो दो संगठन बन गए ना, एक सीटो दूसरा सेंटो, कह रहे कि इसके जवाब में सोवियत संघ तथा साम्यवादी चीन, सोवियत संघ ने और चीन ने, भाई किसने, सोवियत संघ ने और चीन ने इन क्षेत्र के देशों मसलन उत्तरी वियतनाम, जगह उत्तरी कोरिया और इराक के साथ अपने संबंध मजबूत किए। भाई इन्होंने क्या किया, देखो सोवियत संघ ने और चीन ने किस किस के साथ दोस्ती बनाई अपनी, पहले मेरे पास है उत्तरी वियतनाम है, ठीक है, उसके बाद है उत्तरी कोरिया और इराक। भाई इन तीनों देश के साथ क्या किया उसने, अपने संबंध को बहुत ज्यादा मजबूत बनाया। बताओ भाई, तो मैं बातें बता रही बता रहा हूँ मैं, फिर सुनो उसके आगे। तो ये तीन देश है मेरे पास, ठीक। अब कह रहे कि संबंध अपने मजबूत किए। ठीक है, शीत युद्ध के कारण, भाई क्या हुआ, शीत युद्ध के कारण विश्व के सामने दो गुटों के बीच बट जाने का खतरा पैदा हो गया। भाई और ना शीत युद्ध के कारण क्या हुआ, पूरी दुनिया दो, मतलब कि दो गुटों में बंटने वाली थी, पूरी दुनिया, पूरी पूरी दुनिया दो गुटों में बंटने वाली थी। तो ऐसी स्थिति में औपनिवेशिक शासन, भाई मतलब कि औपनिवेशिक शासन का मतलब है जिसने बहुत सारे देशों पर कब्जा कर रखा हो, तो औपनिवेशिक शासन मसलन ब्रिटेन और फ्रांस के चंगुल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों को चिंता हुई कि कहीं वे अपनी आजादी को पाने के साथ खो ना बैठे। देखो अब यहाँ पे क्या बात चल रही है, देखो यहाँ पे जो मेरे पास बात है ना, इसमें कह रहे कि औपनिवेशिक शासन मसलन ब्रिटेन और फ्रांस, देखो औपनिवेशिक शासन मतलब कि वो सारे के सारे देश जो ब्रिटेन और फ्रांस से तुरंत तुरंत आजाद हुए थे। वास्तव में देखो वही तो कह रहा है कि मसलन ब्रिटेन और फ्रांस के चंगुल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देश को चिंता होने लगी, ठीक है, जो मेरे पास नए स्वतंत्र देश है भाई उनको क्या चिंता होने लगी, और किस बात चिंता थी, चिंता होने की कि कहीं वे अपनी इस आजादी को पाने के साथ खो ना बैठे। तुरंत आजाद हुए, किस किस से आजाद हुए भाई, ब्रिटेन से और फ्रांस से, ठीक है भाई, इसमें हमारा देश वगैरह भी थे, हमारे देश भी थे उसके अंदर, भारत भी था, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ना, वही है भाई, इन्हें क्या है कि इस बात की चिंता सताने लगी कि अभी तुरंत तुरंत आजाद हुए, दोबारा से गुलाम ना बन जाए, ये बातें पता लग गई। फिर कह रहे गठबंधन में, एक मिनट, हाँ भाई, इसके बाद कह रहा है कि गठबंधन में भेद पैदा हुए और बड़ी जल्दी उनमें दरार पड़ी। भाई ये जो गठबंधन बना था ना, इसमें पहले तो लोग ना अलग अलग होने लगे, ठीक है, और बहुत ही जल्दी क्या इसमें दरार पड़ गई, मतलब ये गठबंधन टूटने वाला था। भाई कौन सा गठबंधन, सीटो सेंटो ये सब ना टूटने वाले थे, ठीक है, जितने भी गठबंधन बने थे ना वो सारे सारे क्या टूटने वाले थे। फिर कह रहे कि साम्यवादी चीन की, हाँ भाई, यहाँ देखो, यहाँ पे कह रहे हैं कि साम्यवादी चीन की 1950 के दशक, भाई हम बात करते हैं 1950 के दशक का मतलब क्या होता है, दशक का मतलब 10 साल, 1950 का दशक बोला, इसका मतलब इसमें 1950 आ गया, 51 52 53 54 55 56 57 58 59 तक, 59 तक आ जाएगा, 50 आ गया, 50 61 62 लिखे 59 तक, 60 में एक कम, ठीक है, यहाँ तक आ जाए। तो वही कह रहे कि 1950 के दशक के उत्तरार्ध में सोवियत संघ से अनबन हो गई। भाई उसके बाद क्या हुआ, स्टार्टिंग में उनकी सोवियत संघ से अनबन हो गई। फिर कह रहे कि सन 1969 में इन दोनों के बीच एक भूभाग और अध्यापित को लेकर छोटा सा युद्ध भी हुआ, और भाई इनके बीच में क्या हुआ, छोटी सी लड़ाई हुई। भाई किसके बीच लड़ाई की बात चल रही है, सोवियत संघ के साथ ना, और जो अन्य संगठन था ना उनके साथ की लड़ाई की बात चल रही, ठीक है। कह रहे कि इस दौर की एक महत्वपूर्ण घटना गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास है। भाई इसमें क्या हुआ, गुट निरपेक्ष आंदोलन, हम बात करते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, ठीक है, वैसे मैं तो बताया था पहले, याद होगा, ठीक है। क्या था भाई गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें वो सारे के सारे देश जो ना तो सोवियत संघ के साथ जुड़े, ना अमेरिका के साथ, ना किसी अन्य कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, जो अन्य देश थे ना, जो अन्य बाकी बचे जो देश रहे थे, मैप याद है ना, भी मैंने मैप लिखवाया था, मतलब कि पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया, इन तीनों को छोड़ के किसी के साथ नहीं जुड़े, जो देश अलग थे, ग्रे वाले, ऊपर देखो, दोबारा मैप पे देखो एक बार, जो मैप मैंने जस्ट दिखाया था ना उस मैप पे जाओ, ये दिखा तुम्हें, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, जो तीसरी दुनिया, इसको छोड़ के, और पेज नंबर वही तुम्हारे पास 5 पे, ये दिख रहा है, देखो पहले मेरे पास क्या था, नाटो सदस्य है, दूसरा वार्सा पैक्ट, तीसरा मेरे पास अन्य कम्युनिस्ट देश है, और अगला क्या है मेरे पास, अन्य देश, ठीक है। ये जो अन्य देश थे ना,
ये सारे के सारे कहाँ जुड़ गए थे? ये सारे कहाँ जुड़े थे? गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अंदर जुड़े थे। बात में आ गई भाई। स्टार्टिंग में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अंदर हमारे पास क्या था? 5 देश थे, ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा। तो कह रहा है कि इस दौर की एक महत्वपूर्ण घटना, भाई महत्वपूर्ण घटना क्या है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकास है। कह रहा है इस आंदोलन ने नव स्वतंत्र राष्ट्रों को, भाई जो नए नए जो देश जो अभी आजाद हुए थे ना, नव स्वतंत्र जो राज्य है, मतलब कि जो वो सारे सारे देश जो फ्रांस और ब्रिटेन से तुरंत तुरंत आजाद हुए थे, ठीक है, को 2 ध्रुवीय विश्व की गुटबाजी से अलग रहने का मौका दिया। बात समझ में आ गई? ये जो गुटबाजी होती है ना कि मेरे गुट में जुड़ो, मेरे गुट में जुड़ो, वही बोला भाई किसी में मत जुड़ो, तुम हमारे साथ रहो आगे। बातें तो लगी। फिर कह रहे कि भाई थोड़ा सा एक क्वेश्चन आ रहा है, कह रहे कि आप यह सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर महाशक्ति को अपने गुट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? भाई मुझे कोई बताएगा, ये जो महाशक्ति है इन्हें अपने गुट को बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही थी? क्या चाहते क्या था ये? बताओ मेरे को। मैंने क्वेश्चन पूछा है कि क्या आप यह सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर महाशक्तियों को अपने गुट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? मैं सिंपल सा क्या बोलूंगा, जो भी मतलब कि जो अमेरिका और जो सोवियत संघ है, ठीक है, ये क्या है कि आपस में मतलब कि लड़ाई कर रहे थे। लड़ाई किस बात की भाई? कि मैं ताकतवर हूं, मैं ताकतवर हूं, मैं ताकतवर हूं, मैं ताकतवर हूं, इस बात की लड़ाई चल रही थी, ठीक है। ये जो लड़ाई चल रही थी, इस लड़ाई को जीतने के लिए उन्होंने देशों को अपने साथ जोड़ा, ठीक है, और उन जिन जिन देशों को अपने साथ जोड़े थे ना, उन देशों को वो नाम दे रहे थे, मतलब कि उन देशों जोड़ने के साथ ना उनके एक ना ग्रुप बना लिया ताकि वो शक्तिशाली रहे। बातें तो लगी, शक्तिशाली रहे वो। जैसे मान लो मैं तुमसे बोलता हूँ कि 2 गैंग है, मान लो 2 गैंग है, ठीक है, एक गैंग का नाम है मेरे पास नाटो, ठीक है, दूसरे का नाम मेरे पास क्या है भाई? सोवियत संघ, हाँ सोवियत संघ कह रहा हूँ मैं, वार्ता संधि। एक का नाटो दूसरों का, ठीक है, मतलब वार्ता संधि है, मैं थोड़ा ध्यान रखो, एक का नाटो दूसरों का वार्ता संधि। तो ऐसा है। अब बताओ भाई ये लोग ना अपने ग्रुप में क्यों जुड़ेंगे? इन्होंने अपना ग्रुप क्यों बनाया? ताकि शक्तिशाली रहे। मुझे बताओ कि अगर जो नाटो के अंदर अगर कोई सदस्य होगा, अगर उसको कोई मार देता है, नाटो का जो कोई सदस्य है अगर उसको कोई मार देता है तो क्या होगा भाई? वो सारे सारे उसको नहीं मारेंगे जिसने मारा है, ये तो होगा ना। तो आपस में अपने आप को शक्ति बनाने के लिए, ठीक है। अब सुनो भाई, और भी बहुत सारे कारण थे, बात समझ में आ गई? भाई गुट बनाने के और बहुत सारे कारण थे। एक तो मैंने शक्तिशाली बनाने के लिए, खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए। दूसरा, अन्य देशों से उनके संसाधन लेने के लिए, उनसे पैसा लेने के लिए। भाई पैसा, अच्छा, जो देश उनके साथ जुड़े वो पैसा क्यों देंगे उनको? जो देश, जैसे मैं पहले नाटो की बात करता हूँ, मतलब अमेरिका की बात करता हूँ, अमेरिका के साथ जो देश जुड़े हैं भाई वो उनको पैसा क्यों देंगे? हाँ सुरक्षा, ठीक है भाई। जैसे मान लो नाटो है ना, वो पता क्या पता अमेरिका क्या बोलता? भाई देख तू मेरे साथ जुड़ेगा, मैं तेरे को सुरक्षा प्रदान करूंगा, तो इसके बदले मेरे को अपने संसाधन देगा। संसाधन में क्या? जो तेरी धरती से तेल निकलता है तू वो देगा, कुछ खनिज निकलता है वो देगा, तू राशन देगा हमें, ठीक है, तो अपने टैंक देगा, टैंक में तोप गोले होते हैं, ये सब देगा तू हमें। ये सारी बातें थी, ठीक है। तो वही कह रहा है कि आखिर अपने परमाणु हथियारों और अपनी स्थायी सेना के बूते पर महाशक्ति इतनी ताकतवर थी कि एशिया तथा अफ्रीका और यहाँ तक कि यूरोप के अधिकांश छोटे देशों की साझी शक्ति का भी उनसे कोई मुकाबला नहीं था। भाई देखो यहाँ पे ये बता रहा है कि आखिर अपने परमाणु हथियारों और जो उनके पास जो स्थायी सेना है, ठीक है, भाई यहाँ पे बोल रहे हैं स्थायी सेना। देखो मैंने क्या बताया यहाँ पे कि आखिर अपने परमाणु हथियारों और अपनी स्थायी सेना, देखो उनके पास जो परमाणु हथियार है, भाई स्थायी सेना का पता मतलब क्या है? उनके देश की सेना। देखो जब वो किसी दूसरे देश को अपने साथ जोड़ेंगे, उनकी सेना तो आ जाएगी ना, लेकिन स्थायी सेना का मतलब क्या है? जो उनकी खुद के देश की सेना, अमेरिका के जो देश की खुद की सेना है वो उनकी स्थायी सेना है, ठीक है। जो सोवियत संघ है, सोवियत संघ के जो पास जो भी उनकी सेना है वो उनकी स्थायी सेना है। तो ये वही कह रहा है कि जो भाई आखिर अपने परमाणु हथियार और अपनी स्थायी सेना के बूते महाशक्तियां इतनी ताकतवर थी, भाई जो महाशक्तियां इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि एशिया तथा अफ्रीका और यहाँ तक कि यूरोप के अधिकांश छोटे देशों की साझी शक्ति का उनसे कोई मुकाबला नहीं था। उसने ये बता रखा है कि अफ्रीका और यहाँ तक कि यूरोप, अगर ये सारे के सारे देश आपस में जुड़ भी जाते ना तो उनकी टक्कर नहीं सकता था। बात समझ में आ गई? अमेरिका और जो सोवियत संघ है, इनकी टक्कर लेने वाला कोई नहीं था, इतने ताकतवर थे वो, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि छोटे देश निम्न कारण से महाशक्तियों के बड़े काम किए थे। देखो भाई अपना ये समझना बहुत जरूरी है कि जो छोटे छोटे देश है ना, वो बहुत ही ज्यादा काम के क्यों थे बड़े देशों के लिए?
छोटे छोटे देश बड़े देश के क्या काम आते? भाई देखो, मैंने क्या बताया, पहले मैंने ऊपर इस वाली लाइन में बोला ना कि आखिर अपने परमाणु बम के बूते पे भाई किसी को भी हरा सकते थे। चलो ठीक है, हरा सकते हैं, तो फिर भी उन्होंने क्यों जोड़ा अपने साथ देशों को? उन्हें और चीज चाहिए थी उनसे, देखो उनके पास परमाणु बम, सेना वगैरह सब है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्यों जोड़ा अपने देशों को और साथ? ठीक है, तो भाई देखो इसमें मेरे पास क्या है, कह रहे कि पहला मेरे पास है, पहला महत्वपूर्ण संसाधन। पहला क्या चाहिए था उन्हें? उन्हें भौतिक जो महत्वपूर्ण संसाधन है, जैसे कि क्या हो गया मेरे पास, तेल हो गया और खनिज हो गया। समझ लो, खनिज मतलब कि तेल खनिज वगैरह ये चीजें। उसके बाद अगला मेरे पास है भू क्षेत्र। भाई भू क्षेत्र क्यों? ताकि वो अपने जो मतलब कि जो महाशक्ति है ना, मतलब कि ताकि यहाँ से महाशक्तियां अपने हथियारों सेना का संचालन कर सके। देखो अब क्या करेगी, जैसे मान के चलो कि जिस देश मतलब कि जो महाशक्ति है ना, उसने अगर किसी देश के ऊपर अपना दबदबा बनाया, ठीक है, अगर महाशक्ति ने किसी देश के ऊपर अपना दबदबा बनाया, तो क्या करेगी भाई, वो उस देश में जाके, जिस देश को अपने साथ जोड़ा है ना, महाशक्ति ने जिस देश को अपने साथ जोड़ा है, उस देश में वो जाएगी और अपनी सेना, अपने बम गोले, तोप गोले सारे रख देगी, ताकि कोई अगर उधर से हमला करने आएगा ना, वहीं से उड़ा देंगे उसको। उनके उस देश के पास पहुंचेगी नहीं, महाशक्ति के पास पहुंचने से पहले ही वो उनको उड़ा देगी। बातें पता लगी? ये चीज है। उसके बाद अगला, सैनिक ठिकाने के लिए, भाई सैनिकों को ठिकाना भी तो बनाना पड़ेगा ना, कि भाई हमारे सैनिक यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। जैसे मान के चलो कि हमारा भारत है, तो हमारे भारत के चारों तरफ जो बॉर्डर है ना अन्य देशों के साथ, ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पे जो अन्य देशों के साथ जो बॉर्डर है, भाई वहां पे हमारा सैनिक तैनात है। सैनिक है ना, क्यों है? ताकि वहां से कोई हमला ना कर पाए। ठीक है, तो वही कह रहा है कि हाँ सैनिक ठिकाने जहां से महाशक्ति एक दूसरे की जासूसी कर सके। ठीक है भाई, सैनिक ठिकाने बनाना ताकि वो क्या है कि दूसरे देशों की जासूसी कर सके, कि भाई वो हमारे हमारे बारे में क्या प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं हमें हराने की सोच रहे हैं, हमें बम पे गिरने की सोच रहे हैं। अगला है आर्थिक मदद, मतलब कि पैसों से मदद। कह रहे देखो यहाँ पे कह रहे कि कह रहे कि जिसमें गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हो सकते थे। देखो भाई अब क्या है कि क्या क्या चीज इन्हें, क्या दो तीन चीज चाहिए थी। एक तो सेना की मदद हो जाए, ठीक है, उसके बाद क्या है कि भाई जिस सेना को हम तुम्हारे देश में रखेंगे, अच्छा तुम्हें पता है एक आध सेना होगी क्या? एक एक लाख सेना होगी ना कम से कम। उनका खाना पीना रोज का सोचो कितना ज्यादा होता होगा। तो जिस देश में उस देश की सेना बैठा दी, मान लो अमेरिका ने किसी एक देश के अंदर ना अपनी सेना को बैठाई, अब रोज का उनका 1 लाख लोगों का खाना वाना कौन देखेगी? उस देश की सरकार देखेगी। बातें तो लग गई। जिस देश में बैठाया है ना उन्होंने अपनी टुकड़ी को, ठीक है, सेना का ठिकाना बनाया, भाई उसके अंदर जाके होगा वो। बात समझ में आ गई? अब सुनो, देखो मेरे पास क्या है भाई, ये ऐसे कारण थे जो छोटे देशों को महाशक्तियों के लिए जरूरी बना देते। भाई देखो मेरे पास क्या है, ये ऐसे कारण थे जो छोटे देशों को महाशक्तियों के लिए जरूरी बना देते थे। भाई देखो ऊपर जो मैंने तुम्हें जितने कारण बताए, का, खा, गा, घा, 4 कारण बताए, ठीक है, ये 4 वो कारण थे जिससे जिससे कि मतलब कि जो भी महाशक्ति थी वो छोटे देशों को अपने साथ जोड़े रखते थे। बातें पता लगी? अगर तुमसे कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाए ना कि जो महाशक्तियां हैं, ठीक है, जो भी महाशक्तियां हैं वो छोटे देशों को अपने साथ क्यों जोड़ती थी, अगर ये क्वेश्चन पूछता है कोई, तुम ये 4 कारण बता देना। बात समझ में आ गई? पूरा पूरा आंसर दिया है। उसके बाद अगला कह रहा है कि भाई बनाते थे, कह रहा विचारधारा के कारण भी ये देश महत्वपूर्ण थे। भाई देखो अब ना विचारधारा मतलब कि ये ना अपनी राय बहुत अच्छी देते थे, ठीक है, तो अगर हम सोचे ना तो बहुत अच्छा देश था ऐसा। कह रहे गुट में शामिल देशों की निष्ठता से यह संकेत मिलता था कि महाशक्तियां विचारों का पारस्परिक युद्ध भी जीत रही है। देखो अब गुट के अंदर जितने भी देश शामिल थे ना, वो गुट के अंदर जितने भी देश शामिल थे भाई, वो क्या है कि हर एक चीज में बहुत ठीक ठाक थे। गुट के अंदर जो भी देश शामिल थे ना, वो सारे तरह के भी हर एक चीज में क्या है, बहुत सारे ठीक ठाक थे। बातें पता लगी? गुट के अंदर जो भी देश शामिल थे वो ना बहुत मतलब कि अपनी राय भी अच्छी देते थे, मतलब सब कुछ ना उनका ठीक ठाक जाता था। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक जा रहा है, बात समझ आ रही है, अगर सब कुछ ठीक ठाक जा रहा है तो उससे पता क्या होता था, सब कुछ ठीक ठाक जाने के बाद ना वो जो महाशक्ति है उनको दिख रहा था पूरा कि भाई हम जीत रहे हैं। बात तो बहुत तगड़ी थी। जो भी उनके जो महाशक्ति है, उन्होंने अपने साथ जिन देशों को जोड़ा था ना, वो सारे देश ना हर एक बात में अच्छे थे, हर एक चीज में अच्छे थे। अगर हर एक चीज में अच्छे होंगे तो बताओ क्या होगा भाई, आराम से युद्ध को जीत नहीं जाएंगे वो। उसके बाद कह रहा गुट में शामिल हो रहे देशों के आधार पर, भाई गुट में शामिल हो रहे जो देश थे ना, और उनके बेस पे
ये बोला जा सकता था, चलो मैं तुम्हें इस लाइन का मतलब बताने के लिए तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि 4 लोगों की टीम है, चार लोगों की टीम है, तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैंने इस एक और बंदे को जोड़ दिया अपनी टीम में, मान लो 2 बंदे की टीम है, एक ये गुंडा है एक गुंडा है, ठीक है, इसमें 4 लोग हैं, इसमें 4 लोग हैं। अब ना एक जना बाहर घूम रहा है जो बहुत तगड़ा सा है, तो ये 4 सोच रहे हैं अगर ये बंदा हमारा जुड़ जाए ना तो हम बोल सकते हैं हम जीत जाएंगे। बस भाई उसी तरीके से ना भाई जो भी अमेरिका है सोवियत संघ है वो ना क्या कर रहे थे, वही देखो वही बात बता रहा हूँ, कह रहा गुट में शामिल हो रहे देशों के आधार पर वे सोच, कह रहे कि देखो वो वे सोच सकती थी सकते थे वैसे होगा, ठीक है, सकती थी कि उदारवादी लोकतंत्र, देखो भाई उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी देखो और पूंजीवाद समाजवाद और साम्यवाद से कहीं बेहतर है। देखो भाई यहाँ पे बता रहा है कि जो उदारवादी लोकतंत्र है ना, उदारवादी लोकतंत्र है वो पूंजीवाद से अच्छा है, समाजवाद से अच्छा है और साम्यवाद से अच्छा है। देखो पूंजीवाद का मतलब क्या है, जिसमें सिर्फ पैसों के बारे में सोचते हैं। समाजवाद क्या भाई, जिसमें समाज के बारे में सोचते हैं। अगला साम्यवाद, साम्यवाद समाजवाद जैसा ही होता है लेकिन सब कुछ सरकार की नजरों में होता है, ठीक है, सब सरकार चाहेगी तो होगा वरना नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ये बता रखा है कि जो उदारवादी लोकतंत्र है ना, उदारवादी लोकतंत्र मतलब किसी एक के कब्जे में रहना, ठीक है। भाई इन सबसे देखो जब ना जो महाशक्तियां हैं उनके वो अपने साथ जब छोटे छोटे देशों को जोड़ रही थी ना, तो वो ये बोल रही थी कि भाई ये जो मेरे पास जो है ना, मतलब कि जो उदारवादी है, उदारवादी लोकतंत्र पूंजीवाद समाजवाद और साम्यवाद से बहुत अच्छा है, उन सबको ये लग रहा था, ठीक है। फिर कह रहे कि अथवा समाजवाद और साम्यवाद उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद की अपेक्षा बेहतर है। देखो यहाँ सिर्फ वही वही लाइन लिखी दोबारा से, कह रहे कि समाजवाद, ठीक है, और साम्यवाद उदारीवाद लोकतंत्र और पूंजीवाद की अपेक्षा बेहतर है। भाई यही बता रखा है कि ये जो समाजवाद और साम्यवाद उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद की अपेक्षा बेहतर है, मतलब ये लाइन दोबारा एक और लाइन बता रखी है, ये बात समझ आ गई। भाई अब ना जो देखो अब बाकी पहले ना तुम्हें यहाँ तक के पहले सारे नोट्स बना के मेरे को दिखाओ, बिना इसके अगला अगर मैं समझाऊंगा ना तुम बोलोगे भाई क्या क्या करा दिया, ठीक है। तुम्हें पहले यहाँ तक मैं नोट्स दे दूंगा उसको लिख लेना, ठीक। नोट्स देने के बाद ना मतलब तुम्हें लिखना है भाई, तुम प्रिंट कराना है प्रिंट करा लेना, वरना मैं तुम्हें नोट्स दे दूंगा जो चाहिए, ठीक है। पीडीएफ भेज दूंगा मैं, उसको प्रिंट करवा लेना, बेस्ट रहेगा भाई प्रिंट करा दो, मैं गारंटी दूं बहुत अच्छी बात हो जाएगी, प्रिंट कराते हो ना अच्छी बात, तुम्हारी मेहनत बच जाएगी, तुमसे पढ़ लोगे लिख लोगे, ये अच्छा है, ठीक। तो उसके बाद ना जो इसका बाकी है सारा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है।